नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की भर्ती आ गई है। इसमें एज और सैलरी और सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में फुल डिटेल्स मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी सरकारी भर्ती आती है तो उसका फुल नोटिफिकेशन, फुल डिटेल्स और कट ऑफ क्या रहेगा और क्या कट ऑफ जाएगी, इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आगे बात करेंगे फुल डिटेल्स इस नोटिफिकेशन का। तो आप कहीं भी छोड़ के मत जाइए। आपको एक बार ये वीडियो देख लिए तो किसी और यूट्यूब चैनल की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको फुल डिटेल्स से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं मेरे भाई। तो आप इसमें सब कुछ, एज क्या रहेगी, आपका सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात कि आपका सेफ पेट स्कोर कितना रहेगा, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो आपका संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत करिए। आइए देखते हैं दोस्तों। ये आपका लोअर पीसीएस जो भर्ती है ये बहुत समय के बाद आई है। कम से कम 7 साल, 2019 में ये भर्ती आई थी, अब जाके 2026 में आई है। तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए, कहीं भी कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो आप इसके बारे में हम बताएंगे आपको कैसे कैसे फिलअप करना है और क्या क्या रहेगा, गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ठीक है मेरे भाई। इसमें आपका विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि दिया गया है मेरे भाई 30 मार्च से। ये जो आपका विज्ञापन की प्रकाशन जो कल आया था, नोटिफिकेशन 30 मार्च को आया था। जो आपका ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो जाएगा 29 मई से। ये आपका एप्लीकेशन फिलअप के लिए ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 29 मई 2026 से। और जो आपका सबमिट करने का अंतिम तिथि है वो 18 जून है। 18 जून है तो आप 18 जून का वेट मत करिए मेरे भाई। आप इस फॉर्म को लेके सीरियस हैं तो आप पहले ही 29 मई से जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप के लिए तो आप 10 दिन के अंतर्गत डाल दीजिए। नहीं तो ऐसे ही लेखपाल के साइट में जैसे प्रॉब्लम आई थी, हो सकता है इसके साइड में भी लास्ट डेट तक आप वेट करेंगे तो साइट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लास्ट डेट का वेट ही क्यों करना है, आपको फॉर्म के लिए सीरियस थे, ये बहुत लंबे समय के बाद भर्ती आई है। तो आप इसमें पहले ही 10 दिन के अंदर ही आप सारे डॉक्यूमेंट अभी से बनवा के तैयार कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म के लिए शुरू होगा तो आप इसमें एप्लीकेशन के लिए तो अप्लाई कर दीजिए 10 दिन के अंतर्गत ही। और जो शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि रखी गई है वो 25 जून रखी गई है। तो आपको 7 दिन के अंतर्गत जो भी संशोधन करना है कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और आगे इसमें बताया गया है मेरे भाई कि विज्ञापन के समक्ष आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है और कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपका जो 18 जून तक का है, ये 18 जून आपका शुल्क जमा करने का, आवेदन सबमिट करने का ये अंतिम तिथि है। उसके बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आगे इसमें जानकारी है कि उसके बाद आप 7 दिन के अंतर्गत आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे नोटिस दिया गया है। और आगे देखते हैं, ये आपका लोअर पीसीएस है तो इसमें जो भी पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। और जो विशेष पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, इसके बारे में मैं आपको सारे फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, कहीं भी छोड़ के मत जाइए। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात की है जो पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 है, पेट 2025, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा मेन एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चा पेट 2025 में एग्ज़ाम में बैठा था और एलिजिबल स्कोर किया था वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पेट 2025 इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये पेट 2025
के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और उसमें आप फिर मेन के एग्ज़ाम में बैठेंगे। और ये समूह ग की भर्ती है, तो इसमें पहले इंटरव्यू होता था, तो अब इंटरव्यू इसमें हटा दिया गया है। और आगे दिया गया है मेरे भाई, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ये है कि आपको इस वेबसाइट पे upSSC.gov.in पे जाके आपको आवेदन करना है। और आवेदन भरने की प्रक्रिया इसमें विधिवत दिया गया है। आपको कैसे कैसे आवेदन करना है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। आगे मेरे भाई आपका क्या रहेगा, आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। आगे इसमें देखते हैं आपका आवेदन, और इसमें जो अप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन और लॉगिंग थ्रू पेड रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको पेड रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से ही आप इसमें आपको क्या कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मेरे भाई। और OTP के माध्यम से इसमें लॉगिन करना होगा। आगे ये देखते हैं मेरे भाई, आगे इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आपका सेम वैसे ही जैसे पेड 2025 के लिए अप्लाई किया था वैसे ही रहेगा। और अदर डिटेल्स के में आप यस और नो विकल्प करके आप जैसे भी उसमें विकल्प मांग रहा है उसमें आप भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं मेरे भाई। और डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे डिक्लेरेशन की आप सब कुछ सही भरें और अच्छा से भरा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए ऑप्शन आएगा, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद आपको फीस सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना होगा। आप फीस सबमिट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या SBI के माध्यम से SBI के ई-चालान के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। और आगे देखते हैं इसमें आपका जो एग्ज़ाम फीस रहेगा ये UR के लिए रहेगा 25 रुपीज़। ये सभी वर्ग के लिए 25 रुपीज़ रखा गया है। तो ये आप UR से, OBC से हैं या SC से, ST से हैं, सभी के लिए सेम फीस रखी गई है 25 रुपीज़। तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप इसके लास्ट डेट तक का वेट मत करिए। जैसे ही फॉर्म के लिए डेट स्टार्ट हो जाता है फिलअप करने के लिए, तो आप इसमें जाके विद इन द टाइम आप इसमें फिलअप कर लो मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी सरकारी भर्ती आती है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए, इसके लिए आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे मेरे भाई। ठीक है, और आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे इसमें पोस्ट का विवरण दिया गया है कि आपका कितना क्या क्या पोस्ट है और कितना पद है। तो आप इसमें आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है सहायक कोषागार लेखाकार। सहायक कोषागार लेखाकार का आपका टोटल पोस्ट 548 है, यहाँ 548। और ये नेचर ऑफ भर्ती रहेगी अस्थाई रहेगा। ये सारी भर्ती लगभग अस्थाई और अस्थाई में रहता है। अस्थाई उसी को बना गया है जिसमें कि आपका आप उसमें भर्ती हो जाते हैं और 2 साल के बाद आप कंप्यूटर लेवल का जो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी रहेगा। और आगे देखते हैं लेखा परीक्षा का वेतन लेवल 5 रहेगा। वेतन लेवल 5 रहेगा, बहुत ही काफ़ी अच्छा वेतन है। और इसमें टोटल पोस्ट 419 रखी गई है और ये अस्थाई नेचर का पोस्ट है। ठीक है मेरे भाई, आगे ऐसे ही आप देख सकते हैं अमीन और नीलाम करता जो लेवल 5 की भर्ती है, और इसमें टोटल पोस्ट 323 रखा गया है और अस्थाई रखी गई है। और अधिशासी अधिकारी के लिए बहुत काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। और इसमें आपका जो नेचर ऑफ भर्ती है ये अस्थाई और अस्थाई दोनों है। इसमें अस्थाई और अस्थाई में बताऊंगा किस लिए रखा गया है, क्योंकि आपको पहले अस्थाई रूप में भर्ती किया जाएगा, और जो भर्ती हो रहा है वो लेवल स्तर का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है तो उसको अस्थाई कर दिया जाएगा। तो आप अस्थाई अस्थाई से ना घबराइए, वो आपको बाद में अस्थाई कर दिया जाएगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 238 है। ये बहुत ही अच्छी नेचर की जॉब होती है, बहुत ही पावरफुल जॉब है। तो इसका मैं आपको बाद में फुल डिटेल्स बताऊंगा।
और इसका बहुत ही काफ़ी लंबे समय से अधिशासी अधिकारी का पोस्ट कितना रहेगा, बच्चे बहुत काफ़ी वेट कर रहे थे और मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आगे देखते हैं लिपिक टंकक और रोकड़िया सहलिपिक और लेखा लिपिक टोटल जो पोस्ट है वो 229 है। वैसे ये सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी ये लेवल 6 का है। ये लेवल 6 की भर्ती है और इसमें 168 है। ये जो भी लोअर पीसीएस की भर्ती है बहुत ही अच्छी खासी है और इसमें आप काम करेंगे तो मज़ा आता है। ये पावरफुल वाली पोस्ट हैं ये सारी। आप समझते हैं लोअर पीसीएस मतलब कि पीसीएस से थोड़ा सा नीचे वाली पोस्ट हैं। पहले ये यूपी पीसीएस इस भर्ती को कंडक्ट कराता था, लेकिन आप लोग का बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लोअर पीसीएस की भर्ती देखने को मिल रही है। और इसी सेम भर्ती पे पहले यूपी पीसीएस कंडक्ट करवाता था, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, पहले तो प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहता था और मेन एग्ज़ाम के लिए आपको सब्जेक्टिव के लिए देना पड़ता था। लेकिन आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोअर पीसीएस में जाते हैं तो आप एक पेट 2025 में बैठे हूँ और मेन एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा। आगे मैं सिलेबस से बताऊँगा कि क्या सिलेबस रहेगा। तो आगे इसमें देखो मेरे भाई, सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी पोस्ट के लिए 134 पोस्ट रखी गई है और अस्थायी नेचर का है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और आगे सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन लेवल 6 का है और इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। और केंद्र प्रभारी जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के अंतर्गत आता है, उसमें टोटल पोस्ट 92 रखा गया है और अस्थायी नेचर का ये भर्ती है। आगे जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, ये आपका टोटल पोस्ट 85 रखा गया है और वेतन लेवल 6 का है। और मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 लेवल 6 वेतनमान रखा गया है और वैसे ही आपका टोटल पोस्ट 46 है और यह स्थायी नेचर की भर्ती है। और इसमें आपका बताया गया है कि आपका टोटल कितना रहेगा। ये कुल विज्ञप्ति सापेक्ष 37 श्रेणी का आरक्षण दिया गया है। 37 आरक्षण का विवरण यहाँ पे बताया गया है मेरे भाई कि आपका 37 आरक्षण में क्या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित में कितने रहेंगे और ये दिव्यांग जनों के पदों विभाग द्वारा चिन्हित उप श्रेणियाँ ये कैसे रहेंगी और सैन्य वियोजित और भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना पोस्ट रहेगा इसके बारे में यहाँ पे, और महिला के लिए कितना रहेगा और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कितना पोस्ट रहेगा इसके बारे में यहाँ पे 37 आरक्षण के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको ये सारा डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल के परिवार का हिस्सा बनिए। और आगे देखते हैं, आगे आपका संबंधित आरक्षण संबंधित प्रावधान के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और ऐसे ही आगे आपका शैक्षिक योग्यता क्या रहेगा, तो लगभग सारे पोस्टों में शैक्षिक योग्यता आपका वही मान्य किया गया है कि आपका ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, सभी ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो अनिवार्य अर्हता शैक्षिक योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सभी में। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे आपको बता रहे हैं। और सहायक कोषागार लेखाकार में आपका जो सहायक कोषागार लेखाकार पद पे सीधी भर्ती है, उसमें किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आवश्यक होनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अधिमानी अर्हता के बारे में बात किया गया है। तो अधिमानी अर्हता जरूरी नहीं होता है। अधिमानी अर्हता का मतलब ये होता है कि आपका प्रायोरिटी बेस्ट रहता है। आपका ये अर्हता है तो 2 कैंडिडेट यदि इक्वल नंबर ले आते हैं तो उसके प्रेफर में जो NCCB सर्टिफिकेट रखा है और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा किया है तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता ये
रहता है, लेकिन आपका जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसको फुलफिल करना जरूरी होता है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो हम अनिवार्य अर्हता ही देखेंगे। लेखा परीक्षा के लिए आपका अनिवार्य अर्हता ग्रेजुएशन रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन रखा गया है। वैसे ही अमीन नीलामकर्ता के लिए आपका सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बारे में तो लगभग सारे पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अधिशासी के लिए बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि ओ लेवल कराना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी पद के लिए सीधी भर्ती के लिए स्नातक उपाधि अवश्य होना चाहिए, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब किसी संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लेगा, तो तभी उसको अस्थायी किया जाएगा। जब ओ लेवल का कंप्यूटर में किसी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त कर लेता है तो उसको बाद में अस्थायी कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। वैसे ही आप आगे देखेंगे तो सभी लगभग पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन रखा गया है, और सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी के लिए भी आपका ग्रेजुएशन किसी भी विश्वविद्यालय के से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है मेरे भाई। आगे देखते हैं। आगे सहायक प्रबंधक के लिए अनिवार्य सहायक जो अर्हता रखा गया है, किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उपाधि उपलब्ध होना अपेक्षित होगी। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है विधि द्वारा। इसमें बस एक ही चीज़ में अलग है कि इसमें अलग से ग्रेजुएशन के साथ आपका विधि द्वारा, ये किसके लिए दिया गया है, सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी। तो ये सहायक प्रबंधक में ही आपके पास, यदि आप लॉ में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो अदर देन लॉ जो है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं तो और लगभग सारी पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी देखते हैं ऐसे कौन सा पोस्ट हैं जो अलग अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखा गया है। तो ये जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए भी यहाँ पे अलग से मांगा गया है। जो बच्चा इंटरमीडिएट में परीक्षा विज्ञान और गणित के विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो, उसके लिए यहाँ पे तो जो बच्चा इंटरमीडिएट में विज्ञान और गणित लिया है वो जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी और साथ में ग्रेजुएशन किया है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है मेरे भाई। तो ये दो पोस्ट जो एक में लॉ मांगा गया है, एक में इंटरमीडिएट में आपका मैथ और साइंस होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और अदर देन डैट और सारे लगभग सभी पोस्ट में आपका क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो 2-3 पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो सभी में लगभग आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के लिए आप देख सकते हैं। तो जो बच्चा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में 50% ले आया है, यूआर कैटेगरी से है, वो इसके लिए मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी के लिए आप अप्लाई कर सकता है। लगभग आपका दोनों में, इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में 50%, कम से कम 50% होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 45% से ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने चाहिए, पास करने चाहिए, तब आप इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो 3 पोस्ट में हमने देखा कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ी सी अलग रखी गई है, नहीं तो लगभग सारे पोस्ट में सेम रखा गया है मेरे भाई। आगे देखते हैं। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती के लिए आपका जो आयु रखा गया है, एज जो है एज 21 से 40 तक का रहेगा। उसके बाद आपका जो छूट रहेगा, एज पर छूट दिया जाएगा। SC ST OBC को जितना रिलैक्सेशन मिलता है एज में, उसके हिसाब से अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो आपका लगभग सभी पोस्ट के लिए
जो एज रखा गया है 21 to 40 ईयर्स रखा गया है। और आपको जैसे श्रेणी में ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए उच्च आयु में छूट मिलता है, उस हिसाब से दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है, आप देख सकते हैं। और इसमें लिखा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को विहित आयु में छूट दिया जाएगा। और उच्च आयु में 5 वर्ष उन्होंने परिषद और समिति में सेवा की हो, उसके लिए दिया जाएगा। तो नीलामकर्ता जो अमीन है, जो उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी है। और जो एससी एसटी ओबीसी हैं, उनको एज पर गाइडलाइंस अपर एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में छूट दिया जाता है एज पर गाइडलाइंस। तो आप उस हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी पोस्टों में आपका सेम एज दिया गया है, 21 इयर्स टू 40 इयर्स, और एज पर छूट प्रदान किया जाएगा एससी एसटी एंड ओबीसी को। ठीक है मेरे भाई। एक में रखा गया है जो आपका मिनिमम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए, और लगभग सारे में 21 वर्ष मांगा था। केंद्र प्रभारी के लिए आपका 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होना चाहिए। और इसके बाद आपको अधिकतम आयु में छूट प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है मेरे भाई। आगे देखते हैं। वैसे ही आपका किसमें एक को छोड़ के सारे में आयु सेम था। जो केंद्र प्रभारी था, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है। और चयन का आधार आपका क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो चयन का आधार वही है कि पेट 2025 के आधार पर आपका मेन के लिए मेरिट बनेगा। और जो मेन एग्ज़ाम में के लिए क्वालिफाई होगा, वो मेन एग्ज़ाम का पेपर देगा। और उसके लिए सिलेबस मैं आगे बताऊंगा। आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है मेरे भाई। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका विज्ञप्ति सेवा नियमावली संख्या 6 के आधार पर की जाएगी, आपका चयन किया जाएगा। और किंतु चयन का आधार लिखित परीक्षा ही रहेगा, चयन का आधार लिखित परीक्षा रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और इसमें से साक्षात्कार बंद कर दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन नियमावली 2015 दिनांक 31 अगस्त 2017 के आधार पर जो समूह ग के भर्ती हैं, उसमें सीधी भर्ती पे साक्षात्कार इंटरव्यू बंद कर दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है मेरे भाई। आगे यहाँ पे क्या सिलेबस रहेगा, इसका यहाँ पे पूर्ण विवरण दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ सिलेबस। जो लेखपाल का है, जो बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर देगा तो लेखपाल से कई गुना ज़्यादा अच्छा पोस्ट पे पहुँच जाएगा। और उसको बहुत सारी फैसिलिटी वाली पोस्ट मिलेगी, जो कि पीसीएस से थोड़ा सा ही नीचे है। और फ्यूचर में वो जब 45 साल का सेवा कंप्लीट कर लेगा, तो वो पीसीएस में भी प्रमोशन पा सकता है। तो ये और लास्ट तक आप एफर्ट्स लगाते रहिए। और जितना लगभग पोस्ट हैं 2200 प्लस पोस्ट हैं, ये बहुत ही काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है। ये कम पोस्ट नहीं होती हैं, 2200 प्लस पोस्टें और बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। ठीक है मेरे भाई इसमें लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि 2 घंटे का रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है मेरे भाई। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। डिक्टो लगभग सेम टू सेम जो लेखपाल का सिलेबस है, वैसे ही सेम, थोड़ा सा कुछ इधर से उधर प्लस माइनस किया गया, नहीं तो वही डिक्टो कॉपी किया गया है। तो जो बच्चा लेखपाल के लिए सीरियस है, वो इस एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगा देगा, तो वो लोअर पीसीएस में इजली क्वालिफाई कर ले जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसमें देख लेते हैं सिलेबस क्या रखा गया है मेरे भाई। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का कुल अंक, 5 प्रश्न 5 नंबर के रखे गए हैं मेरे भाई। और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान 10
10 प्रश्न रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। और भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत, ये 5 प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। जितने प्रश्न हैं उतने नंबर के रहेंगे और सारे प्रश्न एक नंबर के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमिक के बारे में पूछ रहे हैं तो ये 10 नंबर के रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, पर्यावरण परिस्थिति आपदा 10 प्रश्न 10 नंबर के। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और 7वें पे रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के रहेंगे। तो करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है इसमें ज़्यादा, लेकिन 5 प्रश्न भी सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, तो आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, सबका सीरियसली आपको तैयारी करना है। और जो इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण रखा गया है, 5 प्रश्न 5 नंबर के रखे गए हैं। प्रारंभिक गणित विज्ञान 5 प्रश्न 5 नंबर के रखे गए हैं। और सामान्य हिंदी 5 प्रश्न और 5 नंबर के रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कंप्यूटर को दिया गया है। तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अवधारणाओं को इस क्षेत्र में जो कंप्यूटर IT है, 15 प्रश्न और 15 मार्क्स के रखे गए हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जो उत्तर प्रदेश GK GS है उसका 20 प्रश्न। तो आपको उत्तर प्रदेश GK GS पे एकदम क्या बोलते हैं, मजबूत पकड़ होना चाहिए, तभी आपका, और कंप्यूटर पे तो आप मेरिट में श्योर सिलेक्शन पा लेंगे। तो ये दोनों मिला के वेटेज आपका 35 नंबर का रखा गया है। तो आप इसको पढ़े बिना, यही सेम 35 नंबर आपका लेखपाल में भी रखा गया है। तो जो बच्चा लेखपाल के लिए इस दोनों चीज़ों का तैयारी कर रहा है, वही सेम चीज़ आपका लोअर PCS में भी आ रहा है। और कुछ सिलेबस में बस इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है, जैसे कि आपका इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण दे दिया है जो कि लेखपाल में नहीं है, वैसे ही थोड़ा बहुत बस अंतर कर दिया गया है, नहीं तो डिक्टो सेम सिलेबस लेखपाल की तरह ही रखा गया है। तो जो लेखपाल का पैटर्न आएगा एग्जाम का, वही सेम लोअर PCS का भी पैटर्न आएगा मेरे भाई। तो आपको सीरियसली तैयारी करना है। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल डिटेल्स दिया गया है कि क्या क्या कैसा कैसा रहेगा प्रश्न। जैसे सामान्य हिंदी में आपका शासकीय, अर्थशासकीय, व्यावसायिक निराकरण हेतु संबंधित वर्ण धेनु विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार क्या रहेगा, शब्द के प्रकार, तद्भव, तत्सम, तद्देश, विदेशी और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है मेरे भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे ऐसे ही आप पूरा डिटेल्स में सिलेबस जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये फुल नोटिफिकेशन डाल दूंगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो आप डिटेल्स में देख लेंगे तो किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो ले आते रहता हूं, जो कि सरकारी भर्ती से रिलेटेड रहता है, उसमें फुल डिटेल्स में जानकारी देता हूं। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो मेरे को पता है कि कैसे गवर्नमेंट जो सरकारी भर्ती रहती है उसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, तैयारी कैसे करवाना है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन गाइडेंस दूंगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे आपको प्रारूप के बारे में बताया गया है कि आपका कैसे कैसे प्रारूप रहना चाहिए। सेम जैसे प्रारूप बताया गया वैसे ही आपका प्रारूप रहना चाहिए, नहीं तो ये भर्ती बोर्ड आपका मान्य नहीं करेगा। तो जैसे प्रारूप बताया गया वैसे ही आप सेम प्रारूप के, आप OBC से हैं, SC से, ST से हैं तो सेम प्रारूप में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और EWS से हैं तो EWS के लिए भी यहाँ पे बात किया गया है। EWS के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आय सर्टिफिकेट है वो मान्य किया जाएगा EWS वाला। तो उसका आप देख लेना। यहाँ पे आप EWS का
जो सर्टिफिकेट है वो 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। तो इसका आप पहले से बनवा के रेडी रख लो। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है एप्लीकेशन, तो आप विद इन द 10 डेज आप फिलअप कर लो। लास्ट डेट तक का वेट मत करो, नहीं तो फिर वही लेखपाल के साइट की तरह होगा। लेखपाल में भी लास्ट में 2-3 दिन या 4-5 दिन साइट ठप हो गई थी। बच्चे बहुत सारे परेशान थे, मेरे यहाँ कमेंट कर करके भर दिए थे कि सर कुछ करिए, लेकिन लास्टली भर्ती बोर्ड ने नहीं सुना। तो आप लास्ट डेट तक का वेट ही क्यों करना, आप पहले ही अप्लाई कर लो। और लास्ट डेट का में बच्चे पता नहीं क्यों लास्ट डेट तक का वेट करते हैं। और फीस भी बहुत ही काफ़ी नॉमिनल है, 25 रुपये, कोई हाई फीस नहीं है। तो आप लास्ट डेट तक का वेट मत करिए, फॉर्म को टाइम रहते ही विद इन और टाइम आप फिलअप कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो ले आते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।